हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, तो पर्टिकुलरली इस लेक्चर में अगर हम बात करेंगे तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया था, इक्विलिब्रियम को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अब इसमें हम करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप अब अच्छे होंगे और प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम को पोजीशन कैसे फाइंड करना है थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं। इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करने के लिए दो चार्ज अगर दोनों का साइन या नेचर सेम है तो हमेशा उन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे लाई करेगा। अगर दोनों चार्ज का नेचर डिफरेंट है, एक प्लस तो एक माइनस है, पहला माइनस तो दूसरा प्लस, तो उस केस में हमेशा चार्ज जो है उन दोनों से दूर कहीं पे होगा। और हमेशा चाहे पहला केस हो या दूसरा केस हो, हमेशा चार्ज नियरर टू स्मॉलर चार्ज होता है। इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है वो हमेशा नियरर टू द स्मॉलर चार्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इससे बेस्ड बेसिक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ पार्ट शुड बी द टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पे प्लेस करें जिसकी वजह से दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो उसके वेट के बराबर हो जाए। दो इलेक्ट्रॉन, आखिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी रखी जाए ताकि जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो उसके वेट के बराबर हो जाए। ये इक्विलिब्रियम है नहीं, वेयर नेट फोर्स इज जीरो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लेते हैं, चलिए ये हमारा एक ऑर्बिट है, यहाँ पे ये ऑर्बिट है, न्यूक्लियस होगा कहीं पे, बीच में न्यूक्लियस हो गया। दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इस अभी न्यूक्लियस को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या, यही हमें फाइंड करना है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ताकि इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसके वेट के बराबर। वेट तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का लेंगे, दोनों का तो नहीं लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या देख सकते हैं, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज है, ये भी नेगेटिव का चार्ज है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जाता हुआ है नहीं, माइनस माइनस को रिपल ही करेगा। तो आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट कर लीजिए, लेट्स से कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है ना, तो इस पे वेट किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, है नहीं। ऐसा नहीं कहना है, वेट कोई जरूरी नहीं कि इसी डायरेक्शन में लग रहा हो, क्योंकि हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन वहां पे है या कहां पे है ना, ये तो मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो कुल मिला के हमें क्या पता है कि जो वेट गिवन क्या है, गिवन की अगर हम बात कर लेते हैं, गिवन की बात करें तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर है, वो वेट के बराबर, दैट इज mg के बराबर, ये गिवन है, यही है इक्विलिब्रियम। तो अगर हम बात करें तो Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख के बताइए, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। इधर हो गया mg, हमें निकालना है r, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई mg, हो गया कि नहीं हो गया। K, अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे हम E से ही दिखाते हैं, दैट इज E, तो ke स्क्वायर अपॉन mg, ये हो गया, ये हो गया r। अगर हम आर स्क्वायर से r की तरफ बढ़े तो ये रूट ले लेंगे, है ना। अब आगे देखिए, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, e हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे है मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वैसे 9.1 होता है, तो 9 लेके चल देंगे, माइनस ऑफ 31 kg। e की वैल्यू की बात करें 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही पुट करते हैं, क्योंकि फोर्स की कैलकुलेशन में फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ से देखिए मास हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31, और इधर से बात करें जी की वैल्यू वैसे 9.8, 10 लेके चलेंगे, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, जरा ध्यान से देखिए, होल स्क्वायर में तो एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं एक में, ये हो गया अपना, इधर 9 से 9 निपटा देते हैं, ये कितना हो गया 40, देख लीजिए 31 प्लस 9 40, 40 के बदले कितना निकलेगा बाहर, 10 टू द पावर माइनस का 20। अच्छा एक इधर भी है, इसको अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 30 39, एक कम करते हैं 38 ही निकालते हैं। चलो पहले मैं रूट में लिख देता हूँ, देख लीजिए, एक 10
अगर देख लीजिए जरा ध्यान से, ये 40 होने वाला है, मैं 100/10 करके रख देता हूँ और ये 10⁻⁻38 रहने देता हूँ। 31 + 90 40 प्लस का 40, ये हमने 100 दे दिया तो यहाँ 2 कम हो गए, दैट इज 38 और नीचे 10 जो था अपनी जगह पे ही है ना। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इधर से आ जाएगा 10⁻⁻19 38 के बदले, और रूट के अंदर क्या बच गया, √10 है नहीं। तो 1.6 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बार बार माइनस क्यों लिख दे रहा हूँ, प्लस का है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, खत्म। तो 10 रूट अंडर कितना बच गया 10, तो 1.6 √10 की वैल्यू लगभग कितना 3.3 के आसपास। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, 16 3 × 48 और 16 वही 5.8 या 9 या कुछ इस तरीके से आ जाएगा, या 5.1 के आसपास आ जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, है ना। तो एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 5.1 या 5.08 मीटर के आसपास होनी चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वेट के बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर हो जाए, है ना, तब जाके ये हो पाएगा। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 5.1 या 5.0 देख लेना, जो भी है कैलकुलेशन में दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से 2 आइडेंटिकल पीथ बॉल, समझ लीजिए 2 बॉल है, 2 बॉल जो है 2 स्ट्रिंग से ऐसे लटकाया हुआ है ना, बॉब समझ लीजिए, बॉल समझ लीजिए, ये ऐसे हैंगिंग पोजीशन में है ना, और उन दोनों के बीच, दोनों जो है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 2 थीटा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना दे रखा है, L दे रखा है, समझ पा रहे, ओके। तो उसकी वजह से आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल, मास ऑफ ईच बॉल आपको फाइंड करनी है, मास फाइंड करना है। 2 स्ट्रिंग है, देख लेते हैं, पहले डायग्राम देख लीजिए, 2 ये स्ट्रिंग है, पहले ये एक रूफ बना लेते हैं, 2 स्ट्रिंग इस तरीके से हैंगिंग है, ये ले लेते हैं, दोनों पीथ बॉल, ये 2 पीथ बॉल हो गए। इसी का मास आपको फाइंड करना है, किसी एक का देख ले, दोनों का मास, दोनों का चार्ज सेम ही है, चार्ज दोनों पे Q है, दोनों का मास M है, तो इधर मैं लिख लेता हूं, इधर डायग्राम बना लेंगे, ये Q हो गया, ये M हो गया, चार्ज कितना है Q है, दोनों पे चार्ज Q है, और दोनों का मास कितना है M है, इस पे भी चार्ज कितना है Q है, प्लस का Q इस पे भी है, प्लस का Q इस पे भी है, ये मान लेते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं गिवन है, कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ये हमें नहीं पता है, वो डिस्टेंस अगर कम या ज्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम से बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम ज्यादा करने से एंगल 2 थीटा जो है वो सेम तो नहीं रहेगा। मान लेते अभी इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 2 थीटा है, अभी कितना एंगल 2 थीटा है, और इसको हम हाफ हाफ कर लेते हैं, बिल्कुल बीचों बीच कर लेते हैं ये, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, और ये एंगल भी अब कितना हो गया थीटा, पहले 2 थीटा तब थीटा थीटा। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें नहीं गिवन है वो हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा, इसमें हम कम ज्यादा कर देंगे, मॉडुलेस करेंगे, तो वो सेम नहीं रह पाएगा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। तो मान लेते हैं फिलहाल अभी नहीं पता है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था, इसी जैसा एक क्वेश्चन था कि यही डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इस पर मास फाइंड करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पर हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, तो इस स्ट्रिंग में हमेशा क्या लगता है, टेंशन, दोनों तरफ लगेगा, एक तरफ कम कर लेते हैं, दोनों तरफ सेम टू सेम रहेगा। तो स्ट्रिंग में लग गया टेंशन, अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, और कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इधर जिधर थीटा हो वो कॉस थीटा चला जाता है, और जिधर थीटा नहीं हो वो साइन में चला जाता है। इस तरीके से हमने टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा में हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर दिया, किसको, टेंशन को। अब ये टेंशन इस साइड में नहीं है, अगर ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज, तो हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगा, दूर जाता हो, ये होगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू Q²/x², क्योंकि दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस x मान लिया। फिलहाल हमें ना x पता है ना m पता है, हमें फाइंड करना है ना। तो अगर जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि दोनों इक्विलिब्रियम है, ये जो है और ये है, दोनों रेस्ट पोजीशन में, ना तो ये इधर मूव कर रहा है ना ये कर रहा है, कोई भी एक दूसरे से अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे, ये क्या है, रेस्ट में। इक्विलिब्रियम होने का मतलब ही क्या है, रेस्ट में, दोनों के दोनों रेस्ट में। अच्छा एक चीज और, इसका अगर कुछ मास है तो वेट भी होगा, वेट होगा कि नहीं होगा, दैट इज mg, मास है तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। इससे प्रीवियस वाले में न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही रिवॉल्विंग टाइप का है, वो एक जगह पे तो है भी नहीं।
ये मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि वेट हमेशा डाउनवर्ड है। चलिए अब देखते हैं इस पोजीशन की अगर मैं बात कर लूँ, क्या नाम दे देते हैं, चलिए इसका नाम हम फिलहाल इसका मास तो हम जानते हैं, इस पोजीशन का नाम ए दे दिया। तो एट पोजीशन ए, पोजीशन ए पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है। चलो मैं आपके लिए एफबीडी दोबारा से, एफबीडी दैट मींस फ्री बॉडी डायग्राम, आप दोबारा से देख लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है बॉडी नहीं दिखाना होता, सिर्फ और सिर्फ फोर्स जो उस पर लग रहा है तो वो दिखाते हैं। टेंशन ये था, इसका हमने क्या कर लिया, रिजोल्यूशन या कंपोनेंट कर दिया, अब उसको दिखाने की जरूरत है नहीं। तो इधर कितना अपना हो गया टी कॉस थीटा, इधर क्या हो गया अपना टी साइन थीटा, हो गया कि नहीं हो गया। और नीचे क्या है वेट दैट इज mg, और इधर अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो पूरा का पूरा ए है, जो पोजीशन ए है, या ये दोनों के दोनों जो बॉल है वो क्या है, रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है, दोनों एक ही बात है, रेस्ट में हो या इक्विलिब्रियम में। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। रोटेशन हो नहीं रहा है तो नेट टॉर्क वाली बात ही नहीं है, तो सिर्फ हम फोर्स की बात करें, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब, तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, ये जीरो। तो अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे तो भी जीरो होगा, और अलोंग वाई एक्सिस लेंगे तो भी जीरो होना चाहिए, ये सुनो बिल्कुल होगा ही होगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या है देख लीजिए, ये और ये है, तो मतलब एफ ई इज इक्वल टू टी साइन थीटा लिखिए, या एफ ई माइनस या टी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू आप जीरो, जो मर्जी आप लिखना चाहे। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो पूरी बातें लिखा करिए, टी साइन थीटा माइनस क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एफ ई इज इक्वल टू जीरो। समझ पा रहे मेरी बात को, टी साइन थीटा माइनस एफ ई है ना, आप चाहे तो एफ ई माइनस टी साइन थीटा लिखे, एक ही बात है। तो यहाँ से टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ ई हो गया। इधर से हम बात कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, सिमिलरली वैसे ही कर लेते हैं, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। ये काम कर लेते हैं, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड, या इसको फर्स्ट कर लेते हैं, ये सेकंड हो गया। अब इन दोनों को हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, सेकंड में फर्स्ट से कर लीजिए, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड में क्यों, क्योंकि मास हमें निकालना है तो आसान है, ऊपर से दिख जाएगा। तो इधर टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो क्या बच जाएगा, कॉट थीटा। देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे, टी से टी कैंसिल होगा, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट थीटा। इधर क्या है, एम जी अपॉन एफ ई, आई होप आप समझ पा रहे हैं, एफ ई। तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई इंटू कॉट थीटा अपॉन जी, ये हो गया, ठीक है। चलिए थीटा में गिवन है, एफ ई जी ये देख लेते हैं, सबसे बढ़िया है। लेकिन आपको एफ ई कहाँ गिवन है, चार्ज गिवन है, और एक्स तो पता ही नहीं। तो जब हम एफ ई की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज के Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना, इंटू कॉट थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू है हमारे पास। एक्स तो पता ही नहीं, बाकी सब पता है, थीटा गिवन है, लेकिन हमें ये एक्स नहीं पता है, तो ये एम की वैल्यू हो रही है। चलिए इसको थर्ड इक्वेशन मान के थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। अब पहले एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एक्स को कैसे कैलकुलेट कर जाए। अच्छा, जैसे ये एक्स है, हमने हाफ हाफ कर दिया है, ठीक है, तो ये भी x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। हमने हाफ हाफ करा है क्योंकि एंगल थीटा थीटा करे, तो ये भी डिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगा, थीटा थीटा, x/2 अब देखो अगर हम tan थीटा लेते हैं, क्योंकि tan कॉट हमारे को पता भी है, tan थीटा की हेल्प से अगर हम करना चाहे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला फिर से वही अटक जाएगा, ये पता है ही नहीं, तो साइन ले लेते हैं ना। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज x/2l, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2l साइन थीटा। अब x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसको किस में, जो भी इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड वाले में हम पुट कर दे रहे हैं। तो अपने पास क्या है थर्ड वाला इक्वेशन, m इज इक्वल टू क्या है, k q स्क्वायर अपॉन x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2l साइन थीटा, दैट इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, l का स्क्वायर हो गया l स्क्वायर, साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, हो गया कि नहीं हो गया। और इधर जो भी है सो अपना रहेगा, कॉट थीटा अपॉन जी को भी इधर ही निपटा लेते हैं। तो कुल मिलाकर मास क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर जी, इधर देख लेते हैं कॉट थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो यहाँ से कुछ कम भी कर सकते हो, साइन का क्यूब बना सकते हैं ना। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा, तो कॉस अपॉन साइन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, क्यूब में चला जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे रख दीजिए इसको, ये एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहे तो वो भी आप बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपके समझ में आ गया होगा।
हमें सबसे पहले ये x भी नहीं पता था, अगर x पता होता तो फिर तो फोर्स के लिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, तो यहीं पे मास खत्म हो चुका था, यही भी खत्म हो चुका था, लेकिन हमें नहीं पता था, एक टर्म में नहीं चाहिए। मान लीजिए आपका आंसर के टर्म में नहीं है, तो k इक्वल टू आप क्या लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके टर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो अब क्या आ जाएगा, आई होप आपको सब विजिबल हो। तो m इज इक्वल टू k की जगह पे 1/4 पाई, तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन 4 जाए कितना हो गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर g कॉट नहीं साइन स्क्वायर थीटा, तो m कितना है, ये है अपना, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए देख लीजिए, अगर के टर्म में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेश्चन इसी बारे में सर के कहेंगे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज ऑफ क्यू एंड 2q, दो पार्टिकल है ए एंड बी, दोनों पे चार्ज है, एक पे क्यू है दूसरे पे 2q है, ए एंड बी की बात हो रही है। दोनों क्या है प्लेस्ड करा गया है स्मूथ टेबल पे, एक टेबल पे रख दिया गया है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है डिस्टेंस है वो d है। थर्ड चार्ज c इज प्लेस्ड, थर्ड चार्ज जो पार्टिकल है वो c है, इज टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट पार्टिकल ए एंड बी रिमेन्स एन रेस्ट। सुनिए इक्विलिब्रियम है, दोनों रेस्ट में है, दो चार्ज पार्टिकल टेबल पे रख रखा है, दोनों चार्ज पार्टिकल अभी रेस्ट में है, थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ प्लेस किया जाए और उसकी वैल्यू कितनी हो, ये दोनों कैलकुलेट करना है, ताकि जो होल सिस्टम है वो रेस्ट का रेस्ट में ही है। अभी यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों पे जो नेचर है, दोनों चार्ज का जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव, दैट इज क्या है, आइडेंटिकल है ना। तो जब भी चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल नेचर के होते हैं तो हमेशा दोनों जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, बिटवीन देम, दोनों के बीच में कहीं पे प्लेस करते हैं, और ऑब्वियस बात है हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास में होता है ना। तो चलिए देखते हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो है एक टेबल है, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही बेकार है, मान लीजिए कि एक टेबल है, ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है, ये सेकेंड चार्ज पार्टिकल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, एक पे चार्ज क्या है, फर्स्ट वाले पे चार्ज की बात कर लेते हैं, दैट इज क्यू है, इस पे चार्ज कितना है 2q है, दोनों पे प्लस का ही मान लेते हैं, है ना, दोनों आइडेंटिकल है। उसके बाद की अगर बात करी जाए तो क्या है, थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहीं पे प्लेस करना है, ये c जो है ये क्या है c है, इसको कहीं ना कहीं पे प्लेस करना है, तो हमने इस a की तरफ से कर लिया। ठीक है, थोड़ा टेबल को दूर कर लेते हैं, ये b पे नज़दीक में लग रहा है, तो चलो थोड़ा सा b को दूर कर देते हैं। ये b है जिसपे चार्ज 2q है, ये c चार्ज पार्टिकल, इस पे चार्ज नहीं पता है, q नॉट मान लेते हैं। दोनों आइडेंटिकल है तो बीच में ही चार्ज आएगा, कंफर्म है। चलिए अब अगर हम बात करें तो मान लेते हैं a से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है d, सेपरेशन d दे रखा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है d माइनस का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा d माइनस का x। ठीक है, यही था टेबल हमारा, बस टेबल की कहानी थी, टेबल बोल के कंफ्यूजन में डाल रखा, बाकी कुछ नहीं, कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं दे रखा, फ्रैक्शन देगा तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, फिलहाल वो भी क्वेश्चन हमने करना है, फिलहाल इतना ही है कि ये टेबल है। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या बोला गया है कि रिमेन्स एंड रेस्ट है, जो टेबल पे लगने वाला फोर्स है वो कौन है, Fe है, कहीं भी फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं करी, या नोन भी नहीं है, नोन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो पहले पोजीशन फाइंड कर लेते, पोजीशन फाइंड करने के बाद किसी एक तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में, तो किसी एक पोजीशन दैट इज ए या बी पे हम चेक कर लेंगे तो वो क्यू नोट की वैल्यू भी मिल जाएगा अपने को। तो चलिए पहले पोजीशन के लिए, फॉर पोजीशन ऑफ क्यू नोट, इसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी, तो क्या कर देते हैं, इस वाले पे अगर हम बात करते हैं इस पे भी पॉजिटिव का ही है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, दैट इज ये F1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, है ना। और ये इक्विलिब्रियम में है तो एट इक्विलिब्रियम डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, इक्विलिब्रियम होने की वजह से सी पॉइंट चार्ज या चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो Q1 एंड Q2 क्या हो जाएगा बराबर, सॉरी F1 और F2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। F1 F2 की हम बात कर लेते हैं। F1 किसने अप्लाई किया, बाई चार्ज पार्टिकल फर्स्ट या A, तो K Q किस पे किया है, Q नोट पे, अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली K इसका चार्ज पार्टिकल 2Q हो गया, चार्जेस पे 2Q और किस पे कर रहे हैं, Q नोट पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस d माइनस एक्स होल स्क्वायर आ गया। जो भी कैंसिल आउट हो सकता है कर दीजिए, यहाँ से अगर देखें Q नोट भी कैंसिल हो गया है ना,
तो क्या बच गया 1/x², इधर क्या बच गया 2/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 2 हो गया। तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चला जाएगा, है ना। तो देखते चलते हैं, d अपॉन एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू √2, एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो गया। अब ये 1 उधर भेज देते हैं तो d अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 + 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरी पार्टी इधर आ जानी है नहीं, तो d अपॉन √2 + 1 रेशनलाइज कर लेंगे तो √2 - 1 √2 - 1 से मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा d इंटू √2 - 1, ये तो होना है 2 का स्क्वायर 1, आई मीन √2 का स्क्वायर 2 - 1 तो 1, नीचे 1 कौन लिख रहा है, तो x ये जो पोजीशन है वो क्या आ गया d इंटू √2 - का 1, ये आ गया। आइए अब आप समझ गए। तो वेयर शुड बी प्लेस्ड, तो कहां से, फ्रॉम चार्ज पार्टिकल ए से ये पोजीशन है, ए से इसका डिस्टेंस कितना हो गया √2 - 1 इंटू डी, है ना, ये है। अब बात करनी है कि आखिर इसकी वैल्यू Q0 की वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो 4 Q0 को कैलकुलेट करना है, तो याद रहे हम इसी जो पोजीशन है उसके बात नहीं कर सकते, वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं चेक कर सकते, क्योंकि उसी वजह से तो पोजीशन निकला, Q0 तो कैंसिल आउट ही हो जा रहे हैं, है ना। तो Q0 जब बचेगा नहीं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो या तो आप ए पे चेक कीजिए या बी पे चेक कीजिए। तो चलिए इस पर हम ए पे करें, 4 Q0 एट पॉइंट ए, जो कि चार्ज पार्टिकल है, वहां की हम बात कर लेते हैं। तो देखो अब कौन कौन सा है, ये Q0 है, Q0 ने भी फोर्स लगाया होगा तो प्लस प्लस को रिपल कर दिया, मान लीजिए ये F1 है, ये 2Q ने भी इस पे लगाया होगा, दैट इज F2, दोनों एक ही डायरेक्शन में। सर दोनों एक ही डायरेक्शन में फिर भी क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, देखिए कैसे हो सकता है। तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या होता है 0, नेट टॉर्क भी 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है तो उसकी हम क्यों बात करनी, तो होगा ही 0। तो नेट फोर्स दैट इज F1 + F2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 होगा। F1 किसने अप्लाई किया है, बाई Q0, किस पे किया है, तो Q पे किया है, तो Q0 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x, तो x², है ना। इधर देखते थे माइनस का F2 दैट इज K, किसने किया है 2Q ने किया है, किस पे किया Q पे किया, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा D, K 2QQ अपॉन D का स्क्वायर, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, Q K कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो अब अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से Q0 चाहिए तो Q0 बचा लेते, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। Q0 इज इक्वल टू माइनस, है ना, 2Q हो गया x² अपॉन D², ये है अपने पास x² अपॉन D²। चलिए x² अपॉन D², देखिए D अपॉन x की वैल्यू कितना था √2 + 1, है ना, तो x अपॉन D कितना हो जाएगा, चाहे x, चलो वैसे ही कर लेते हैं, x अपॉन D की अगर हम बात करें तो √2 - 1 नहीं हो जाएगा, तो -2Q x अपॉन D का हम स्क्वायर कर देते हैं, ये D इसके नीचे चला जाएगा, है ना, तो √2 - 1 बच जाएगा, तो -2Q x अपॉन D की वैल्यू हो गई कितनी √2 - 1 का स्क्वायर, यहां से D नीचे चला गया, सॉरी। चलिए अब आगे देख लेते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसको चाहे आगे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो Q0 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से अगर हम देखें -2Q √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2√2, ये भी हो गया, -2Q 2 + 1 कितना हो गया 3 -2√2। अब चाहे तो इसको अंदर भेज दीजिए, Q को बाहर ही रख लेते, -3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस तो अभी मैंने बाहर ही रख रखा है, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 √2 और ये अपना Q। आप चाहे तो धूमधाम से यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे तक भी ला सकते हैं, वो आपकी इच्छा है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, अगर 2 चार्ज पार्टिकल है डिफरेंट ने, ऐसा नहीं कि हर बार आपको ऐसा ही मिले ताकि कैंसिल आउट हो जाए या रूट लेने पे आसानी से बाहर निकल जाए, ऐसा भी नहीं है,
कुछ टाइम में आपको ऐसे इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए बेसिक क्या है कि आपको कैलकुलेशन पे थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, कैलकुलेशन ठीक है। तो बस क्या है, एवीएसी सर की बुक है ये। अ पार्टिकल ए हैविंग चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज पार्टिकल ए है जिसपे चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल अ सेकंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम स्टे इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल से दोनों के दोनों कहां पे रखा है, टेबल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल टेबल है। सेकंड के बारे में क्या गिवन है, मास गिवन है। फर्स्ट के बारे में आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना। बट इस बार क्या आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया, फ्रिक्शन भी है। दोनों किस किस के, सेकेंड चार्ज पार्टिकल एंड जो हमारा टेबल है, उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2। अब जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए 0.2 है और 1 से हमेशा छोटी ही होती है। फाइंड द रेंज ऑफ द सेकेंड चार्ज पार्टिकल। सेकेंड चार्ज पार्टिकल मतलब सेकेंड चार्ज के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी होगी वही फाइंड करना। रेंज मतलब प्लस से लेकर माइनस तक, ठीक है ना। तो हमें क्यू की वैल्यू सेकेंड चार्ज के लिए निकालनी है। चलिए, तो इस बार इक्विलिब्रियम में कौन कौन है हमें देख लीजिए। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और साथ में कौन होगा, फ्रिक्शन होगा, है ना। तो चलिए इधर से शुरू कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है, यहां पे है फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जिसका नाम हम दे रखा है, हाँ ए है, ए हो गया, जिसपे चार्ज की वैल्यू है Q1 मान लेते हैं, दैट इज कितना है 2 माइक्रोकूलम या 2 × 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है। इससे कितना डिस्टेंस दूर, r = 10 सेंटीमीटर दूर पे हमें क्या मिलेगा, सेकेंड चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा ये, दैट इज, इसका नाम कुछ नहीं दे रखा, हम B मान लेते हैं, ठीक है ना, B है। और B का जो मास है वो तो गिवन है 80 ग्राम, लेकिन जो चार्ज Q2 है वो हमें नहीं पता है। चलिए, A और B के बीच में, सॉरी टेबल एंड बी के बीच में, समझ लीजिए मेरी बात को, ये जो टेबल और बी है ये वाली की बात करो, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना गिवन है, म्यू = 0.2 ये गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है, वही चार्ज Q2 की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। ये अपने पास गिवन है और ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं, या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल टेबल है। अच्छा अब देखिए लो, बी पे अगर हम बात करते हैं, एक काम करते हैं, इस म्यू को मैं इधर लिख लेता हूँ, म्यू = 0.2, ठीक है ना। इस बी पे, इस बी को हम कंसीडर कर लेते हैं। बी पे वेट किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। मास को भी थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर लेते हैं, पहले नॉर्मल दिखा देता हूँ, नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा कि नहीं। मास कितना है इस पे, 80 ग्राम है, चलेगा। अब देख लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ये स्टैटिक फोर्स है, रेस्ट में है। रेस्ट में ही क्यों है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो रेस्ट में तो होना ही होना। तो क्या हो जाएगा, μs × n, ये s ही है, कैसा है, रेस्ट में होने के बाद स्टैटिक वाला ही है। तो μs दैट इज μs, और n की बात करें तो कितना है, नॉर्मल इस केस में कितना हो जाएगा, नॉर्मल = वेट हो जाएगा, है ना, दैट इज mg। तो ये μmg हो गया, ये हमें यहाँ पे पुट कर लेना। चलिए, तो अगर हम देख पा रहे हैं तो ये सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में होने की वजह से यहाँ पे दो फोर्स, बी पे एक और फोर्स की अगर हम बात कर ले तो वो भी आप चेक कर लीजिए। बी पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ए इस पे जो फोर्स लगाया वो किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ, प्लस को रिपल करेगा, दैट इज इधर की तरफ। आई होप आपको विजुअल हो। एंड जो फोर्स है इसको, बी को क्या है, इधर की तरफ ले जाना चाहेगा, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा होगा, इधर की तरफ चल रहा है भाई। तो लेकिन फ्रिक्शन है जो इसको इधर की तरफ, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क करेगा और उसको स्टेबल करके रखेगा। इधर की तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। अब जान तो फ्रिक्शन लगता है इन दोनों के बीच में, लेकिन हम वेक्टर क्वांटिटी तो शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने ऊपर ही दिखा लिया। आइए आप इतना तो समझते होंगे। तो सिस्टम में बी में आप देख लीजिए, सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में बी की वजह से हम देख लेते हैं, तो ये दोनों फोर्स क्या है, ये दोनों तो बराबर है ही, लिख ही लिया हमने। हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो भी 0 ही रहेगा, वाई में तो 0 है ही, देख ही लिया। तो कुल मिला के बात हो जाएगा क्या, कि जो एफ ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस के बराबर, क्योंकि एफ ई माइनस एफ एस = 0, तो दैट मीन्स एफ ई = एफ एस हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, तो r², ये हो गया μmg या μsmg, जो आपका मन करे, μs या म्यू सेम ही है, स्टैटिक दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो k की वैल्यू होगी अपने पास 9 × 10⁻⁹,
Q1 कितना है 2 माइक्रोकुलम, दैट इज 2 × 10⁻⁶ Q2, यही तो फाइंड करना है। दोनों को इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर का मीटर करेंगे तो 10⁻⁴ है ना। 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर को मीटर में करें तो 10⁻² स्क्वायर कर दिए 10⁻⁴। चलिए म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2, मास 80 ग्राम में है, 10⁻⁻3 ग्राम को केजी में के लिए जी की वैल्यू 10 है। बस यहाँ से अपने को क्या निकलना है Q2, एक काम करते इधर ही कर लेते हैं, Q2 = बाकी सब इधर भेज दीजिए है ना। तो Q2 क्या हो जाएगा 0.2 × 80, ये 10 ये डेसिमल खत्म, तो 2 × 80 × 10⁻⁻3, ये पहले से ही था 100 10⁻⁻2 जो बचा यहाँ से 10⁻2 -4 है तो 10⁻2 बच गया। नीचे की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये चला जाएगा 9 × 10⁻9, इधर है अपने पास 2 × 10⁻6, ये कुल मिला गया। चलिए देख लेते हैं, 2 से 2 को शहीद कर दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 80/9, इसको नीचे लेंगे, इस बाकी इन सबको कर लीजिए। ये यहाँ से कितना बचा प्लस का 3 बचा, जो कि ऊपर जाकर माइनस का ही हो जाना, तो 3 × 2 5 × 2 5 × 3 8 हो जाएगा, 10⁻⁻8। आई होप आप समझ पा रहे हैं। 3 × 5 यहाँ से बचा प्लस का 3, वो भी ऊपर जाके माइनस का 3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 8 = 72, 8 पॉइंट समथिंग, 9 × 8 = 72, ठीक है ना। तो 8 पॉइंट समथिंग आपको मिल जाएगा × 10⁻⁻8 कूलम। और ये याद रहे आपको प्लस एन माइनस दोनों में मिलेगा। रेंज चाहिए ना आपको, रेंज का मतलब क्या है प्लस एन माइनस दोनों में, तो प्लस माइनस का 8.78 या 8.8 × 10⁻⁸ कूलम। आई होप आप समझ गए होंगे है ना। तो इतना चार्ज होना चाहिए किस पे, सेकेंड बॉडी जो बी है उस पे, ताकि यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे नहीं फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन होने के बावजूद भी वो रेस्ट में रह सके, इक्विलिब्रियम में रह सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, अ पार्टिकल है ए जिसपे चार्ज कितना है Q है, दैट इज 2 × 10⁻⁶ कूलम एंड 100 ग्राम उसका मास है। ये कैसा है, इंक्लिनेशन या इंक्लाइन प्लेन पे दे रखा है। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे आप इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री है। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे करो ना करो चलेगा, ठीक है। इसके बॉटम में, दिस इज बॉटम में एक चार्ज पार्टिकल ए है जिसको हमने प्लेस कर लिया है बॉटम में, बिल्कुल है ना। अब दूसरे चार्ज पार्टिकल को कहां पे प्लेस्ड करें, यही फाइंड करना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कुल मिला के यही पूछा जा रहा है। दूसरे चार्ज पार्टिकल को कहां पे प्लेस करें, कहां पे सेकेंड चार्ज पार्टिकल को रखा जाए, ताकि ये दोनों जो सिस्टम है एज इट इज रह जाए, ना ये नीचे है ना ये ऊपर, ऊपर तक ये कह ही जाएगा, ये नीचे नहीं आ पाए। सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम और सिस्टम मस्ट बी इन रेस्ट और सिस्टम मस्ट बी रिमेन्स इन सेम पोजीशन, यही कहने का मतलब है इसका। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन वाली बात नहीं, अगर फ्रिक्शन होता तो वो भी हम चेक कर लेते, फिलहाल फ्रिक्शन नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस पे चार्ज की वैल्यू और इस पे चार्ज एंड मास दोनों का सेम ही है। इस पे चार्ज क्या है, मान लेते हैं Q, मास M है, तो इसके लिए भी कहानी वही है, चार्ज Q एंड मास M है। वैल्यू गिवन है, हम इधर लिख लेते हैं। चार्ज की वैल्यू है दोनों पे 2 × 10⁻⁶ कूलम, दैट इज 2 माइक्रोकूलम, एंड मास दोनों पे 100 ग्राम है, 100 ग्राम दैट इज 0.1 kg हो गया। 1000 से डिवाइड कर लीजिए। अब इस बी पोजीशन पे देखा जाए, जरा ध्यान से देखिए, याद कीजिए, वेट हमेशा कैसे लगता है नीचे की तरफ, दैट इज mg, और यहां से हमने क्या कर लिया, ये वाला इधर की तरफ क्या लग जाता है, नीचे की तरफ mg, नीचे नहीं सॉरी इस डायरेक्शन में, mg cos थीटा, mg cos थीटा की यहाँ पे 30 है तो mg cos थीटा, और इधर क्या बनेगा mg sin थीटा। अगर याद नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आया, क्लास 11 तो आपने बहुत खड़ा होगा। देख लीजिए, ये थीटा है, ये ज़्यादा ध्यान से देखिए, ये थीटा है और ये पोजीशन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया है ना। लेकिन हमें ये नहीं कैलकुलेट करना, हमें ये वाला चाहिए, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ये कितना होगा, और साथ में ये एंगल कितना दे रखा है, सॉरी ये कितना है, ये है mg, ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों मिला के कितना है 90 डिग्री है, तो ये बन गया अपना 90 माइनस का थीटा। तो इसके साथ कॉस चलेगा, जिसके साथ एंगल है उसके साथ क्या चलता है कॉस, तो ये हो जाएगा आपको ना mg cos 90 माइनस का थीटा, दैट इज mg sin थीटा हो गया।
तो जो इंक्लाइन है, जो स्लोप है, उस पर क्या बन गया mg साइन थीटा। इधर की बात करेंगे तो इधर के साथ एंगल नहीं है तो साइन लेते हैं, तो mg साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज क्या बन गया mg cos थीटा बन गया। ठीक है, अगर नहीं पता था आपको तो ये देख लीजिए, पता था तो अच्छी बात है। चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो इस तरीके से mg cos थीटा और mg sin थीटा मिल गया। थीटा की वैल्यू हमें पता है तो वो पुट कर देते, दैट इज 30 डिग्री। ये हो गया। अब इस पे चार्ज कैसे है, प्लस है। हम बी पे चेक कर रहे हैं, इस पे भी चार्ज कैसे है, प्लस। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ए ने बी को इधर रोक रखा होगा, भाई इधर रहे, तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ, स्लोप की तरफ या ऐसे स्लाइड करना चाह रहा होगा, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये ऊपर की तरफ रहेगा। ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ भेज रहा है, ये ग्रेविटी वाला जो कंपोनेंट mg sin 30 ये नीचे की तरफ भेज रहा है। अगर जब तक ये दोनों बराबर रहेगा तब तक ही जाएगा, नहीं जाएगा, ऑब्वियस बात है, वहीं पे रेस्ट में रहेगा, है ना। तो यही कहानी हमने बात करनी। तो फॉर बी, फॉर पार्टिकल बी की अगर हम बात करते हैं तो बी में दो जो फोर्स आपको दिख रहा होगा, ये बी है अपना, एक तरफ से ये एफ है, एक तरफ से क्या है mg साइन ऑफ 30 डिग्री, ये अपने पास। ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि अभी भी दोनों के दोनों रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। ये बोला भी गया क्वेश्चन में कि रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg साइन ऑफ 30 डिग्री। दोनों बराबर है। Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k, चार्ज दोनों पे सेम है, दैट इज q इंटू क्यू स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही डिस्टेंस तो हमने फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस है, मान लेते दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमें नहीं पता है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, mg/2 लिख लेते हैं, है ना, साइन 30 हाफ हो जाता है। तो क्या निकलना है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2kq स्क्वायर अपॉन mg। ये सुनो, ये mg नहीं चाहिए, 2 ऊपर चला गया। अब यहां से देख लीजिए, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2kq स्क्वायर अपॉन mg, ये हो गया अपने पास। 2k हो गया 9 इंटू 10⁻9 एंड q कितना दे रखा है 2 माइक्रोकूलम है ना, दैट इज 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। उसको एज इट इज रखते हैं, रूट से बाहर निकलने में सही रहेगा। मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, दैट इज 0.1 kg। तो 0.1 इंटू 10, हम 9.8 नहीं लेने वाले, इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो सकता है आंसर में, है नहीं। तो आप जब लेना, आपके लिए एक ही क्वेश्चन होगा, तब आराम से 10 की जगह 9.8 लेना और कैलकुलेट करना। यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर रहे, क्वेश्चन सीख रहे, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, है ना। तो ये 10 हो गया, दैट इज ये 1 हो गया, कैंसिल आउट, है ना, 0.1 खत्म हो गया यहाँ से। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, देखो ये 9 है, ये वाला देख लीजिए 2 इंटू 10⁻6, तो ये एज इट इज आ गया, 9 के बदले पे 3 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अंडर रूट में क्या बच चुका है 2 है और एक 10⁻9 है, ये बचा हुआ अपने पास। 2 3 जा 6 हो गया, 10⁻6 है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 20 कर देते, इसको 10⁻8 कर लेंगे इसको, तब ये भी बाहर हो जाएगा 10⁻6 और ये 10⁻4 बाहर है, 8 के बदले 4। 20 की वैल्यू लगभग 4 पॉइंट समथिंग है ना, 20 की वैल्यू कितनी है 4 पॉइंट, लेट्स से 4.4 है या कुछ है, ठीक है, या 5 ही है, 4.5 आप देख लेना जो भी इसकी वैल्यू हो। तो 6 इंटू 4.5 ये हो गया, इंटू 10⁻2 ये हो गया। ये किस में आ रहा है, आंसर मीटर में है, तो ये अप्रोक्सीमेट 27 के आसपास आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर में तो 10⁻2 और ये करेंगे तो हटा लीजिए, ये वाला हटा लीजिए, ये दोनों को जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो आंसर मीटर में लिखना चाहेंगे तो वो सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 चार्जेस ईच ऑफ Q, दोनों पे चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है Q है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है वो कितना है 2a है ना। एंड जो थर्ड चार्ज है वो कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे प्लेस किया गया है। जरा ध्यान से देखिए क्या है कुछ, मान लेते हैं ये जो फर्स्ट चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज हो गया, ये सेकेंड चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है गिवन तो नहीं, गिवन है 2a डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस पे, ठीक है। थर्ड चार्ज जो है ये भी प्लस का Q, ये भी प्लस का Q। थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में, लाइन जॉइनिंग है, दोनों के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो ये भी A पोजीशन हो गया, ये भी A हो गया डिस्टेंस, और ये चार्ज है थर्ड चार्ज है Q, स्मॉल q। अब क्या है, ये इनिशियली था,
यहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अब क्या है कि इस क्यू को स्लाइटली दोनों में से किसी एक की तरफ क्या डिस्प्लेस कर दिया गया है, स्लाइटली क्या है डिस्प्लेस कर दिया गया, तो उसकी वजह से मान लीजिए हमने इस वाले की तरफ मूव करवा दिया इसको, ये अपनी जगह पे मस्त है, ये भी प्लस का क्यू, ये भी प्लस का क्यू, ये मिड पॉइंट था, यहां से इसको डिस्प्लेस करके यहां कर दिया गया, ऐसे समझ लीजिए, है ना। पहले ये यहां पे था, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते, ये यहां पे था, अब ये यहां पे चले गए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते x, पहले क्यू यहां पे था, ऐसे समझ ले, पहले यहां पे था लेकिन अब ये यहां पे चला गया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया गया। तो इसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो टाइम पीरियड बनेगा वो टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अब चेक करते हैं क्या क्या होगा। अब यहां से यहां तक है, अब ये मेन पोजीशन हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a है, ये भी a है, ये वाला a था, तो ये a प्लस का x हो गया, उसके हिसाब से x अपने आगे बढ़ गए, और इसके हिसाब से देखिए तो x कम कर गए क्योंकि इसकी तरफ मूव कर चुके हैं, ये a माइनस का x हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए, जरा रिकॉल कीजिए, SHM वाला टाइप का ऑक्सीलेशन क्या होता है। सबसे पहले आप नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स में एक्सेलरेशन चेक करेंगे, अगर वो x पे प्रोपोर्शनल होगा, माइनस ऑफ x के प्रोपोर्शनल होगा तो फिर टाइम पीरियड आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर करेंगे, ओमेगा निकालेंगे, फिर टाइम पीरियड निकालेंगे, वही काम करना है। तो नेट फोर्स ऑन क्यू पे नेट फोर्स क्या बनेगा, ये चार्ज देखिए, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर हो जाएगा F1, इधर पे हो जाएगा F2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार F1 इक्वल टू F2 नहीं करना है, हमें कोई पोजीशन नहीं फाइंड करनी, x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो F1 माइनस का F2 कर लेते हैं, जो बड़ा होगा F1 माइनस F2 दैट इज देख लीजिए KQ, ये KQ अपॉन एक छोटा वाला क्यू भी a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQQ अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। KQQ ये बाहर निकाल लीजिए, देखो आगे भी जाके k को हमें चेंज करना ही है किसके एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, तो इसके अगले स्टेप पे हम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो मैं f इक्वल टू kx से लिखने वाला हूँ k, तो वहाँ पे k कन्फ्यूजन में आ जाएगा, कॉन्स्टेंट होता है वो, तो इसलिए हम चेंज कर लेंगे। KQQ हो गया, यहाँ आ गया 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर हो गया 1 अपॉन a माइनस का x का होल स्क्वायर। चलिए ये अपने पास हो गया, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह पे हमने ये लिख दिया, इधर क्या हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a माइनस एक्स वैसे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, या पूरा खोल के चेक कर लीजिए। तो कितना हो गया अपने पास, QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है नहीं माइनस है, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा 2ax, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2ax। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना, और वो प्लस का ही होता है, एक मिनट ये माइनस का हो जाएगा, ये सब प्लस में होगा ना, तो जो ये माइनस है अंदर का चला जाएगा सबको बाहर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है a प्लस एक्स, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। चलिए चेक करते रहिए, QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस ऑफ 4ax अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक मैंने देख लिया, यहाँ तक आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक। अब यहाँ से हम एक एजम्पशन लेंगे, एजम्पशन क्या है कि लेट्स से कि x जो है a के मुकाबले बहुत छोटा है, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा दिखा दिया है, बहुत ही माइनर सा इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत ही कम डिस्प्लेस किया है, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, तभी नहीं तो ये तो यहीं पर रुक जाना है ना, नेट फोर्स तभी हो पाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो a है वो मच मच ग्रेटर देन है x से, x के मुकाबले a की वैल्यू बड़ी है या x a से छोटे है, तो उस केस में आप देखिए a प्लस एक्स के प्लेस पे आप सिर्फ और सिर्फ a लिख सकते हैं, a माइनस एक्स के प्लेस पे भी आप सिर्फ क्या ले सकते हो, बहुत बड़ी वैल्यू से एक छोटी वैल्यू को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रह जाएगा, है ना, बहुत ही कम का डिफरेंस आएगा। तो ये नेट फोर्स अब हमें क्या मिल जाएगा, QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो जाएगा, ये x ही हो जाएगा, है ना, सॉरी a हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए, नहीं सॉरी x नहीं,
यहाँ पे x हो जाएगा, ये है -4ax अपनी जगह पे, ये a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, a टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। a प्लस एक्स a है तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a टू द पावर 4। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है, q एक a से तो एक ये a क्यूब हो जाना है, तो ये आ गया कितना, माइनस बाहर ले लीजिए, कितनी बार इसको बाहर रखते रहे, चलो ऐसे लिख लेते हैं, -4q³ इंटू एक्स अपॉन 4πε0 a³, ये हो गया हमारा नेट फोर्स। अब ये जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो x पे डिपेंड कर रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, हाँ तो हो गया बस। ये जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x है नहीं। तो अब हम यहाँ से टाइम पीरियड, ये माइनस ऑफ एक्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स इसका टाइम पीरियड पॉसिबल, ये ऑक्सीलेशन कर सकता है नहीं। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं नेट फोर्स के लिए माइनस ऑफ kx लिख सकता हूँ, ये माइनस ऑफ kx किसके बराबर हो जाएगा, -4q³ x अपॉन 4πε0 a³ हो गया, -x कैंसिल आउट, ये k इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कांस्टेंट वाला k नहीं है, इसलिए मैंने 4πε0, ये k m⍵² वाला है ना। तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा m⍵² इज इक्वल टू, चेक कर लीजिए, अरे ये 4 तब से हम ढो क्यों रहे, 4 से 4 को उड़ाए हो कि नहीं, तो q³ अपॉन πε0 a³, ये a है, a³ हो गया है ना। ये हो गया अपने पास ω² की वैल्यू, ω² कितना हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, q³ अपॉन m नीचे ले लीजिए, तो m πε0 a³। ओमेगा अगर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा यहीं से, ओमेगा अगर हम चेक करें तो रूट में चला जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω है ना, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π 1/ω है, तो जो भी ये वैल्यू ये ऊपर चली जाएगी नीचे वाली, और नीचे वाली ऊपर वाली नीचे, तो m πε0 a³ अपॉन कितना आ जाएगा, q³। आई होप ये आपको विजुअल हो, कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड कितना आ गया, इधर लिख दे रहा हूँ, टाइम पीरियड यहाँ से अपने को मिल गया कितना, 2π√m πε0 a³ अपॉन q³, ये मिल गया। इसी में क्वेश्चन हो सकते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। मेन चीज इसमें है कि ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी जाके टाइम पीरियड का है, और ये x की वैल्यू काफी छोटी है एज कम्पेयर टू a, ये दो चीजें। इसी में क्या है कि अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि मिड पॉइंट से हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया था लाइन के लॉन्ग करा था ना, इस बार वर्टिकली कर देते तो, ये किसी एंगल पे कर देते तो। चलिए तो अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहीं से इसको वर्टिकली कर देंगे, और उस केस में हम चेक करेंगे कि कितना। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, प्रीवियस में हमने देखा था कि लाइन ज्वाइनिंग पे था, इस पे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या है कि ये लाइन ज्वाइनिंग पे न होके डिस्प्लेसमेंट तो या डिस्प्लेस तो किया गया चार्ज को, लेकिन परपेंडिकुलर कर दिया गया। इनिशियली फाइनली दोनों देख लीजिए, सेम टू सेम है। ये चार्ज था, थोड़ा नीचे से बनाता हूं, इधर देख लीजिए, पहले ये चार्ज था, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ, ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड चार्ज है, ये चार्ज प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस का क्यू है, मास सेम है। अब यहीं से इसको डिस्प्लेस कर दिया गया ऊपर की तरफ, इस वाले चार्ज को यहाँ पे कर दिया गया। अब यहाँ पे ये नहीं है, पहले ये यहाँ पे था, ठीक है, अब ये यहाँ पे है माइनस का क्यू। कितना डिस्टेंस, x, ऑब्वियस सी बात है, ये सब बड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगा, कम करता हूँ रियल थोड़ा सा लगे, इस टाइप से ही कर लेते हैं। ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू x के मुकाबले, क्योंकि यही तो एजम्पशन भी लेना हमने। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या ही था, ये प्लस का क्यू, ये भी प्लस का क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना हो गया, a, ये भी डिस्टेंस है a, ये x है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, √a² + x²। इधर से भी देखे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √a² + x²। हो गया कि नहीं। तो अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए पहले नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के बाद क्या है कि x से कंपेयर कर दीजिए, और जो x है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x के टर्म में ही बचना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। उसके बाद k जो आएगा m⍵² से इसको हम कंपेयर कर लेंगे, फिर वहां से ओमेगा निकालेगा, जो ओमेगा आएगा उससे हम टाइम पीरियड बाई t = 2π/ω करके कैलकुलेट कर लेंगे। बस यही है अपना प्लान, करते हैं। तो नेट फोर्स की बात करते हैं। नेट फोर्स कहाँ पे, इस -q पे जो हमें दिख रही है, इस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा,
देखिए ये प्लस का है, ये इसने अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करा होगा बाई फोर्स एफ। देखो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम ही होगा, इसलिए सिर्फ मैं एफ ही लिख रहा हूँ। क्यों? देखो के क्यू ये वाला अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सेम टू सेम इधर भी तो है, तो चेंज किस वजह से होगा? तो नेट फोर्स कहीं इस बीच में आएगा, आया कि नहीं आएगा? तो नेट फोर्स इस बीच में आ जाएगा, एफ नेट, यही वाला, ये जो हम लिखने जा रहे हैं। तो ये नेट फोर्स क्या होगा बताइए? इन दोनों के बीच का एंगल, मान लीजिए ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है, तो 2 थीटा लिख लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, नहीं पता है, ये भी एंगल थीटा ही होगा, है नहीं? तो नेट फोर्स की अगर हम बात करते थे, या तो आप कंपोनेंट तोड़ के कर लें, तो इधर चला जाएगा एफ साइन थीटा, इधर इसके लिए भी चला जाएगा एफ साइन थीटा, और 2f cos थीटा दोनों केस में बच जाएगा। तो भी आप कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में है वैसे करिए, या तो कंपोनेंट करके, तो ये वाला साइन थीटा कैंसिल आउट, और ये f cos थीटा प्लस f cos थीटा 2f cos थीटा, या डायरेक्टली अब जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट निकालने का बढ़िया सिंपल सा तरीका है 2f cos थीटा कितना 2 थीटा बाई 2, ठीक है कि नहीं? अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं 2f cos थीटा बाई 2, थीटा इन दोनों फोर्स के बीच का 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई 2, या कंपोनेंट करके करना चाहे तो डायरेक्टली 2f cos थीटा। तो वैसे भी ये कैंसिल आउट ही हो जाना है, तो 2f cos थीटा बच गया। f क्या है? f की बात करूं तो k q अपॉन क्या हो गया अपने पास? एक काम करते इसी में लिखते चलते, क्यों अलग से लिखना, 2f की जगह पे k q बाई डिस्टेंस हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सुनो रूट कैंसिल आउट। cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा के लिए तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। हो गया कि नहीं हो गया? ये सिंपल है, उसके मुकाबले तो काफी आसानी हो गया, डायरेक्ट चला है। तो ये कितना हो गया 2k को हटा लेते हैं क्योंकि k से कंफ्यूजन हो सकता है, तो k की जगह पे हमने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स। इधर हो गया अपना नेट फोर्स। ये जो नेट फोर्स है क्या, ये सारा का सारा तो कांस्टेंट है, एक्स ही तो वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना है, इतने ही पे डिस्प्लेस किए, यहाँ पे किए, कहाँ पे किए, वो तो नहीं पता ना। तो यहाँ पे एक्स के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये जो नेट फोर्स है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। और हाँ डायरेक्शन की बात करेंगे तो माइनस का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे तो माइनस का आप चाहते हो यहाँ पे पहले ही लगा लीजिए या बाद में लगा लीजिए, ठीक है कि नहीं? तो माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं माइनस में, इस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू -2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू एक्स कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। तो k इज इक्वल टू क्या बच गया अपने पास 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। याद रहे फिर से आप चाहते नेट फोर्स के टाइम में ये ले लीजिए, एजम्पशन कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, हमें तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो फिर से वही वाली बात लेट कर लेते हैं कि जो एक से एक मुकाबले काफी छोटा है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे a स्क्वायर। चलिए तो देख लेते हैं k इज इक्वल टू 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये 2 से झेल ही रहे तब से, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और ये बच गया सिर्फ और सिर्फ कितना a क्यूब हो गया। तो k ये हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर, पहले इस 2 से 2 कर दो, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब हो गया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे इस m को नीचे भेज देंगे, है या नहीं। तो q अपॉन 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी ओमेगा स्क्वायर की, तो रूट में चला जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट, ये वाला टर्म ऊपर कर दीजिए 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब अपॉन q क्यूब, बस खत्म। ये मिल गया आपको टाइम पीरियड। जब हॉरिजॉन्टली था या उसी लाइन में था तो टाइम पीरियड क्या था 2 पाई, ये वाला 2 पाई का डिफरेंस है, उस केस में ये 2 पाई नहीं था, m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब अपॉन q, इस केस में ये 2 पाई जो है अंडर रूट 2 पाई। दोनों में अगर रेशियो पूछ दिया था कि रेशियो ऑफ टाइम पीरियड दोनों का बता दीजिए t1 अपॉन t2, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में सेम था, ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा अंडर रूट
ये पहले नहीं नीचे में था 1/√2, ये वाला जो बचा 2π, ये जो बच जाएगा वो। आई होप आपके समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।